चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जिसमें हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। जब हम किसी कंटेनर में कोई लिक्विड भरते हैं तो लिक्विड भरने पर उसके पास जो बिल्कुल छोटा सा जो ओरिफिस या टैब या छेद होता है, यहाँ पर मान लीजिएगा ऐसे है, मान लीजिएगा हमने इसको पहले क्या किया हुआ, बंद किया हुआ एक डिस्क से बंद कर दिया, मतलब एक चकती समझ लो, ऐसे बंद कर रखा। ठीक, यहाँ पे पानी है, H गहराई तक भरा हुआ है, डेंसिटी रो है। ठीक, तो अभी पानी रुका हुआ है कि चल रहा है? रुका हुआ है। तो इसका मतलब कौन सा फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं हम? फ्लूइड मैकेनिक्स का कौन सा हिस्सा पढ़ रहे हैं? यहाँ वाले में, इस वाले में कौन सा पार्ट हो गया? द्रव स्थितिकी। और जब इसे हटा देंगे बंद को, जब यहाँ से डिस्क को हटा देंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो पानी चलेगा, फिर द्रव गतिकी होगी। अभी मैं यहाँ पे एक फोर्स पूछता हूँ आपसे कि मान लो मैं यहाँ पे पूछूं और एक यहाँ पर, मान लो इस पॉइंट को मैंने नाम बन दिया, इस पॉइंट को नाम दिया 2, तो बताओ P1 कितना होगा? P1 क्या P0 के बराबर होगा? यस। और P2 कितना हो गया? क्या P0 प्लस ρgh होगा पॉइंट 2 पर प्रेशर, यही तो होगा, है ना? तो अगर मैं बोलूं कि नेट फोर्स, इस पर कितना फोर्स होगा, इस पर कितना फोर्स होगा, अगर ये पूछ लिया जाए तो फोर्स बराबर क्या होता है? ये मान लो इसका एरिया स्मॉल a है, कितना है? स्मॉल a। तो इधर से फोर्स लगेगा एक, तो सपोज F1, इधर से फोर्स लगेगा सपोज F2। तो द्रव स्थितिकी में स्थैतिक बल, हाइड्रोस्टैटिक्स, स्थैतिक बल, जिसे हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, जिसे हम कहेंगे F नेट। और क्या ये ज़्यादा है, ये कम है, तो उसकी डायरेक्शन भी किधर होगी? F2 माइनस F1, क्योंकि इधर प्रेशर ज़्यादा है, इधर प्रेशर कम है, तो डायरेक्शन इस तरफ होगी, बाहर की तरफ, आउटवर्ड। तो कितना आ गया भाई? P0 प्लस ρgh इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया होता है, माइनस P0 इंटू एरिया, बाहर से ये फोर्स लग रहा, तो ये वाला कट जाएगा, तो कितना आ गया? ρgh इंटू ए। ये कौन सा है? हाइड्रोस्टैटिक्स फोर्स। अभी लिक्विड चल नहीं रहा, ये हमने हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकाला, लेकिन हमें कौन सा निकालना? फोर्स ऑफ रिएक्शन ऑन इजेक्शन ऑफ लिक्विड। जब लिक्विड बाहर आएगा उस समय उसकी जो रिएक्शन होगी वो वाला फोर्स निकालना। जब लिक्विड चलेगा उसकी क्या रिएक्शन होगी? लिक्विड आगे गया, क्या रिएक्शन होगी? बिल्कुल वैसे ही जैसे मान लो बंदूक में से गोली निकलती है, कचा गोली निकली, बंदूक पीछे हटी, तो उसकी क्या रिएक्शन फोर्स है, उस तरह से निकालना है। ये चीज हमारी अलग निकाली, ये ρgh इंटू ए हो गया, है ना? ये ρgh इंटू ए हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, द्रव स्थितिकी बल है। इसकी फिलहाल हम बात नहीं कर रहे, हम बात किसी कर रहे जब हमारा पानी आगे चलने लगेगा। तो हमने क्या करा, हमने डिस्क को थोड़ा यहां से यहां खिसका दिया। क्या पानी यहां से यहां चला होगा? चला होगा कि नहीं? थोड़ा सा चलाया, है ना? माना डिस्क को थोड़ा सा आगे कर दिया, आगे कर दिया, थोड़ा यहां से यहां कर दिया, तो पानी तो चला होगा, धक्का मारा होगा उसने, वो पानी वहां लगा होगा तो उसकी रिएक्शन पीछे भी आई होगी, तो पानी निकलना चाह रहा होगा, लेकिन निकलना नहीं, लेकिन उसकी रिएक्शन देख लेते हैं कितनी है। अब ध्यान दें, क्या पानी चला? यानी कि पानी कौन सी गति में आ गया? हाइड्रोडायनेमिक्स में, यानी कि पानी चला होगा, है ना? तो पानी चला थोड़ी सी देर के लिए, तो इसको कौन सा बोलेंगे? हाइड्रोडायनेमिक्स फोर्स, गतिकी का वाला बल निकालना। जब वो से गया, अगर ये किसी फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखा ना, है ना, घर्षण रहित पर, जैसे पानी जाएगा तो उसकी रिएक्शन पीछे लगेगी तो पीछे भाग जाएगा। जैसे पानी बाहर निकलेगा तो पानी के बाहर निकलते ही उसकी एक रिएक्शन पीछे आएगी जिससे पीछे भागेगा, और पीछे की तरफ एक बल लगा तभी तो भागेगा, तो वो बल निकालना है।
तो वो गतिकी वाला बल होगा हाइड्रोडायनेमिक्स का, हम उसकी बात कर रहे हैं। ये तो मैंने आपको हाइड्रोस्टैटिक्स का बताया जब बिल्कुल रुका हुआ है सब कुछ, सिस्टम रोजी अच्छी होता है। तो इस केस में क्या होगा भाई, इस केस में सोचो जब मैंने इसको थोड़ा सा आगे चला दिया, तो थोड़ा सा आगे चला दिया हमने, तो क्या इसमें जब ये चला तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी आ गई होगी एक पानी की, यहाँ पे एक वेलोसिटी आ गई होगी, उससे टकराया, टकरा करके फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी v मान ली। जैसे चला, चलने पर एक वेलोसिटी आई, तो वेलोसिटी कितनी होगी, √2gh आई होगी, है ना, √2gh आई होगी उस समय थोड़ा चलने पर। तो और रुक, डिस्क से टकरा करके फिर रुक गया, फिर 0 होगी वेलोसिटी, यानी कि उसके मोमेंटम में चेंज आया। मोमेंटम में चेंज आया तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, फोर्स। तो मान लो प्रति सेकंड द्रव्यमान कितना होगा, dm/dt, और द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुना घनत्व, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ये क्या है, फिर कह रहा हूं आयतन है, क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि वेलोसिटी से कंफ्यूजन नहीं करना। तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम का मतलब a इंटू वी, a इंटू ये क्या है, वेलोसिटी है, ये वेग है, तो एवी कर सकते हैं ना इसको, एवी, ठीक। अच्छा, ये वाली जो द्रव्यमान पर सेकंड है वो रो एवी आया, ये क्या आया, रो एवी, ये हमने लिख लिया, यानी कि आपका dm/dt की वैल्यू आ गई। अब अगर मैं बोलूं इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, dm/dt इंटू वी, यानी कि रो ए वी स्क्वायर हो जाएगा, रो ए वी इंटू वी, दैट इज रो ए वी स्क्वायर। ये इनिशियल मोमेंटम आया, है ना, क्योंकि मास बदल रहा ना, वेलोसिटी तो थोड़ी सी कांस्टेंट थी उस हाइट के लिए, एक पर्टिकुलर हाइट की देख रहे, थोड़ा सा चले आगे तो कोई थोड़ी सी हाइट में इतना सा जरा सा खिसकाया इसको, इसलिए इसको हाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए मैंने बहुत थोड़ा सा कहा। अच्छा, फाइनली मोमेंटम क्या होगा, डिस्क से टकरा करके फिर रुक गया वाटर, तो फाइनल मोमेंटम क्या हुआ, 0। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अच्छा मोमेंटम भी कैसा है, पर सेकेंड, मोमेंटम पर सेकेंड है, ये मोमेंटम पर सेकेंड है, क्योंकि dmv/dt है ना, ये भी पर सेकेंड है। तो फोर्स कितना आ जाएगा, डेल्टा पी, है ना, अपॉन चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड, चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड, ये तो डेफिनेशन है फोर्स की। तो क्या हुआ, P फाइनल माइनस P इनिशियल, जो भी पर सेकेंड आया होगा, भाई डेल्टा P बाई डेल्टा T अपॉन, ये डेल्टा T कितना आ गया, डेल्टा P अपॉन 1 सेकेंड लिख दिया अगर, तो ये पर सेकेंड तो चल रहा, चूंकि नीचे टाइम है, तो मैं कह सकता हूं कि भाई ये आ गया आपके पास रो ए वी स्क्वायर, फाइनल तो 0 माइनस रो ए वी स्क्वायर, ये आया, ये फाइनल चेंज इन मोमेंटम आया, जिसकी दिशा किधर है, अगर मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, इस डायरेक्शन को नेगेटिव मान लिया, तो नेगेटिव आया, नेगेटिव का मतलब इस तरफ लगाए फोर्स, तो ये क्या हुआ, इसी को हम बोल सकते हैं कि ये एक तरह से थ्रस्ट फोर्स है उसका, उस सरफेस से थ्रस्ट फोर्स भी बोल सकते हैं, या फिर प्लावित बल, है ना, उत्प्लावित बल, तो उसको बोलेंगे थ्रस्ट फोर्स, प्लावित बल, तो ये थ्रस्ट भी कह सकते हैं। तो F बराबर माइनस रो ए वी स्क्वायर, या ये कह सकते हैं कि F बराबर रो ए वी स्क्वायर इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा ये, जिधर भी वेलोसिटी, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी या मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम के अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी या अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, जिधर वो चल रहा था वेलोसिटी इधर भी होगी, उसका अपोजिट चल रहा है, या फिर चेंज इन मोमेंटम जिधर आया उधर ये फोर्स लगेगा। क्या बात समझ में आ गई, यही फोर्स निकालना चाह रहे थे हम, यही फोर्स निकालना चाह रहे थे। तो अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, किसी भी वेलोसिटी के लिए ये आएगा। अब ध्यान दें, ये वाली वेलोसिटी कौन सी थी, जैसे हमने पानी थोड़ा सा चलाया था, तो उस टाइम पे पानी चला तो पानी वेलोसिटी आई होगी √2gh, तो ये वेलोसिटी कितनी थी भाई, ये वेलोसिटी थी √2gh। अगर मैं इसमें इस फोर्स की बात करूं तो ये F बराबर रो ए वी स्क्वायर, वी स्क्वायर का मतलब √2gh का स्क्वायर, और ये क्या लिखेंगे 2 रो ए जी एच, ये आया भाई, ठीक। तो ये वाला अपना फोर्स है, और ये क्या हुआ, ये डबल है किसका,
हाइड्रोस्टैटिक्स का आप लिख भी सकते हो, दिस इज 2 इंटू हाइड्रोस्टैटिक, या फिर आप इसको नाम दे सकते हो कुछ भी, एफ नेट या F1, एफ नेट, या इसको नाम दे सकते हो F2। तो ये F1 का डबल है। अगर मैं कहूँ कि रुके केस में फोर्स F1 तो यहाँ मैंने ले रखा, तो उसको F डैश ले लो, है ना, तो यहाँ F डैश ले लो, उसको ये लो, तो ये F डैश है, तो F डैश का डबल है ये। हाइड्रोस्टैटिक्स वाले से डबल लगता है, वो भी पीछे की दिशा में, 2 रो 2GH, और ये अलग अलग एच पर अलग अलग होगा, ये अलग अलग एच पर अलग अलग होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर से मैं शॉर्टकट में सारी कहानी को शॉर्ट करता हूं। पानी रुका हुआ है, तो इसके यहाँ पर इस डिस्क पर जो फोर्स लगेगा इसका एरिया ये ले लिया, छोटा सा एरिया है, ये ध्यान रखें कि ये ग्रेटर देन स्मॉल है, ये छोटा सा एरिया है। तो यहाँ जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कितना होगा, रो GH इंटू ए। अगर इसमें से पानी चला तो फोर्स कितना लगेगा एक हाइट के लिए, इसका डबल, दैट इज 2 रो GH, 2 रो AGH, और इसकी फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी, इस वाले फोर्स की डायरेक्शन F2 की, ये वाले की, इसको F2 नाम दे दिया। मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो कुल मिला के ये वाला फॉर्मूला या ये वाला फॉर्मूला रट लेना है, जिसकी दिशा v वेलोसिटी के विपरीत लेनी है, बस इतनी सी कहानी है। सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है इस पे, मान लीजिएगा आपसे बोल दे कि इस पूरे का सिस्टम का मास m है और ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ, तो कितना एक्सेलरेशन होगा पीछे की तरफ, तो मास से डिवाइड कर दो, पूरे सिस्टम के मास से डिवाइड कर दो, एक्सेलरेशन आ जाएगा। और मान लो ये रखा हुआ यहाँ फ्रिक्शन वाले सरफेस पर, है ना, और ये जस्ट इसको बैलेंस कर पा रहा है फ्रिक्शन को, तो क्या ये फ्रिक्शन के बराबर भी होगा, तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट निकल जाएगा म्यू mg से। तो ऐसे छोटे छोटे सवाल बन जाएंगे, अभी करते हैं इनको। चलिए इस फोर्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि यहाँ पर 2h ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है, इसकी डेंसिटी रो है ना, तो आपसे बोला है कि अगर टोटल मास m है, पानी का भी और बर्तन का भी मिला के यहाँ पर है, और ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, मतलब इसका फ्रिक्शन शून्य है, तो क्या इस पर फोर्स लगेगा पीछे की तरफ। जब इसे पीछे की तरफ फोर्स लगेगा तो कितना फोर्स लगेगा, तो आपसे पूछा है कि त्वरण बताना, तो फोर्स निकल जाएगा तो मास से डिवाइड कर दो, तो F बराबर कितना, रो AV स्क्वायर, रो AV कितना √2G इंटू 2H का होल स्क्वायर, तो 4GH, तो 4 रो AGH, ये फोर्स आ गया। अब इसको मास से डिवाइड कर दो, एक्सेलरेशन बराबर F/m, और डायरेक्शन किधर होगी इसकी फोर्स की, इधर, है ना, तो 4 रो AGH/m, ये इसका एक्सेलरेशन आ गया, सिंपल। अच्छा अगर ये बोल दे कि इस पे इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा और किस दिशा में लगाना पड़ेगा, अगर ये बोल दिया जाए कि इस कंटेनर को लिक्विड, इस कंटेनर को हमें इक्विलिब्रियम में रखना, तो कितना फोर्स हमें इस पे एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा इसे रोकने के लिए, जितना फोर्स आया उतने तो लगाना पड़ेगा, किस दिशा में लगाना पड़ेगा, इधर, है ना, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं रोकने के लिए हमें इधर इतना फोर्स इस तरफ लगाना पड़ेगा। तो ऐसे भी सवाल पूछ सकता है कि भाई कितना फोर्स रिक्वायर्ड है, इतना फोर्स रिक्वायर्ड है इसको रोक के रखने के लिए, नहीं तो स्लिप हो जाएगा, फोर्स की रिएक्शन आएगी इधर, रिएक्शन आएगी इधर, उसको पीछे भगा देगा तो मास से डिवाइड कर दो, एक्सेलरेशन आ जाएगा। इसमें कह रहा है कि जस्ट स्लिप ऑन द सरफेस, स्लिप होने की कंडीशन पर है, जस्ट स्लिप होने की कंडीशन पर है ना, जस्ट स्लिप होने वाला है, अगर ये जस्ट स्लिप होने वाला है तो क्या उस समय इसका जो नीचे की तरफ आ रहा होगा म्यू mg, सॉरी नीचे mg, और इधर फ्रिक्शन क्या आएगा, तो ये पीछे की तरफ लाएगा रिएक्शन, तो फ्रिक्शन आ जाएगा इधर, क्या वो म्यू mg हो जाएगा, और इधर फोर्स कितना लगेगा इस पे, इधर फोर्स कितना लगेगा, रो AGH, ये तो लगेगा इधर फोर्स, और जस्ट स्लिप होने वाले की कंडीशन में क्या मैक्सिमम फ्रिक्शन के बराबर आ चुका होगा, यस, रो AGH बराबर कितना, मैक्सिमम फ्रिक्शन ये है, तो म्यू mg के बराबर, लो जी, तो यहाँ से म्यू पूछा हुआ, जी से जी काट दो, रो AH/m, ये लो जी, इतना फ्रिक्शन कोएफिशिएंट होना चाहिए, है ना। अगर वो बोले कि भाई इसको मिनिमम कितना होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है इसकी जो वैल्यू होगी मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम या इसके इक्वल तक होनी चाहिए। अगर बोले, मान लो बोले कि म्यू की अधिकतम वैल्यू बताओ, तो अधिकतम वैल्यू यही तो होगी, या इससे कम हो तो वो रोक के रखने के लिए कितना होना चाहिए, रोक के रखने के लिए इससे कम होना चाहिए, इससे कम होगा तो रुका रहेगा, इससे इक्वल होगा तो जस्ट अधिकतम इतना हो जाएगा, है ना, उसके बाद तो फिर वो स्लिप हो जाएगा, अगर इससे भी आ जाए ये फोर्स ज़्यादा हो गया तो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भाई
जस्ट रोक के रखा हुआ, अगर जरा सा भी ज्यादा आ गया तो ये यहाँ पर स्लिप हो जाएगा और ये फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू इससे जरा सी भी कम रह गई तो क्लियर। चलिए प्रतिक्रिया बल पर अब हम नया क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें एक थैंक यू सो मच प्यारे स्टूडेंट्स, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली हजारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो लेक्चर देख करके लाभान्वित हो रहे हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके हमारे लिंक को क्लिक करें, अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। जो स्टूडेंट्स डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल के लिए भी इच्छुक हैं वो हमारे प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई करके ज्वाइन कर सकते हैं। टैंक दिया हुआ है जिसमें दो जगह पर होल हैं, एक होल इस ऊंचाई पर है तो एक उसे h नीचे है, दूसरा होल, ठीक है, जिसके बीच की दूरी कितनी है, h है। तो आपको बताना है इस पे कुल कितना बल, कितना फोर्स कार्य कर रहा होगा जब ये पानी बाहर निकल रहा है। अच्छा, अब हमें पता है कि जब कोई पानी बाहर निकलता है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है रो ए वी स्क्वायर। ये कुल प्रतिक्रिया बल होता है जिसकी दिशा जिधर वेलोसिटी है उसके विपरीत लगती है, जिधर वेलोसिटी होती है उसके विपरीत। अब मान लो वेलोसिटी उधर है तो इसकी वजह से बल इधर लगेगा, इसकी वेलोसिटी इधर है तो बल उधर लगेगा, तो इनको दो बल लगेंगे और परिणामी बल जो बचेगा वो उसको चला देगा। इसका मतलब उसमें त्वरण भी आ सकता है, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो चल जाएगा वो, तो मैंने दे रखा फ्रिक्शन लेस सरफेस है, म्यू 0 है। अच्छा, अब इसको दो ध्यान से देखो, अगर मैंने इसमें यहाँ पे ये भी बताया था कि रो ए वी स्क्वायर, वी कितना था √2gh का स्क्वायर, यानी कि 2 रो ए जी एच। तो ये h के साथ साथ परिवर्तित होता है, ये h के साथ साथ परिवर्तित होता है, यानी कि जितनी ज्यादा h उतना ज्यादा फोर्स। तो h के साथ वेरिएबल है यानी कि ये, तो अलग अलग h पर अलग अलग फोर्स लगेंगे, जितनी ज्यादा h उतना ज्यादा फोर्स। इसका मतलब इसके कारण लगने वाला फोर्स ज्यादा होगा। मान लो इस ऊंचाई को नाम दे दिया मैंने, क्या मान लो इस ऊंचाई को नाम दे दिया h1, इस ऊंचाई को नाम दे दिया h2, ठीक। तो इसके कारण फोर्स ज्यादा लगेगा उधर, किधर लगेगा फोर्स, इधर लगेगा, इसके कारण फोर्स F1, और इसके कारण फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा F2। तो F नेट कितना होगा, F1 माइनस F2, तो F नेट दैट इज F1 माइनस F2। और दिशा किधर आएगी, इसकी दिशा आएगी उस तरफ, क्यों, क्योंकि F1 इज ग्रेटर देन F2 है, तो दिशा किधर आ जाएगी, दिशा आएगी राइट साइड में, है ना, दाईं साइड में, दाईं ओर, राइट साइड, ठीक है। अच्छा, अब ये F1 कितना होगा, इसके अकॉर्डिंग देखो तो 2 रो ए जी H1 ये तो होगा, माइनस 2 रो ए जी H2 इतना जाएगा। तो 2 रो ए जी, एरिया सेम दे रखा तो H1 माइनस H2, लेकिन हमें H1 H2 तो दे नहीं रखे, हमें तो H दे रखा, इनके बीच का डिफरेंस, ये H क्या है, ये तो H1 माइनस H2, यस। इसका मतलब मैं यहाँ पर H1 माइनस H2 लिख सकता हूँ, तो 2 रो ए जी H1 माइनस H2 की वैल्यू को H रख दिया, तो इतना फोर्स लगेगा, वो भी इस डायरेक्शन में, तो उधर चलने लगेगा, ये किधर चलेगा, उधर चलने लगेगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा ये वाला फोर्स, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक टैंक है जिसकी गहराई 75 सेंटीमीटर है। अभी तक हमें इसमें ये पता है कि जब इसमें से पानी निकलता है तो फोर्स लगता है रो ए वी स्क्वायर या 2 रो ए जी एच, ये तो फोर्स लगता है 2 रो ए जी एच, यानी कि एच के साथ साथ बदलता है। तो इस सवाल में क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो स्लिट है ना, ये जो स्लिट है, ये स्लिट अब ऊपर नीचे ऐसे मूव कर रही, ऊपर से चल रही नीचे तक जा रही, यानी कि बदल रही, इसकी हाइट अलग अलग ऊंचाई पर है, अलग अलग ऊंचाई पर अलग अलग फोर्स लग रहा होगा। तो अलग अलग, मान लो यहाँ है तो ये ऊंचाई के हिसाब से फोर्स लगेगा, यहाँ है तो अलग ऊंचाई के, यहाँ है तो अलग ऊंचाई के, यहाँ है तो अलग ऊंचाई के हिसाब से फोर्स लगेगा। ये चल रही है, ऐसा मूवेबल है ये पाइप, समझ लो यहाँ पे जो स्लिट बन रही है, जो छेद बन रहा है, ये मूवेबल है। इसकी जो चौड़ाई है वो बी दे रखी 1 मिलीमीटर। इसकी किसी समय अगर मान लो किसी एक्स पर ये 50 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने पर, यहाँ से यहाँ तक जाने में, बॉटम तक जाने में, तली तक जाने में कितना फोर्स लगेगा अगर ये बॉटम तक जा रही है। सवाल फिर समझे, अभी तक हमारे पास ये फिक्स होती थी कितनी गहराई पर है, अब वो जो गहराई है बदल रही, यानी कि ये मूवेबल है,
चलायमान है, ये नीचे चलती जा रही, तो जब यहाँ तक जाएगी कितना फोर्स लगेगा। हर पॉइंट पर, हर गहराई पर ये फोर्स अलग अलग होता है, क्योंकि ये फोर्स होता है 2 रो ए जी एच, अलग अलग गहराई पर एच पर अलग अलग होता है ये फोर्स, है ना। अब इसका मतलब जब ये अलग अलग गहराई पर अलग अलग है, तो अब इसको कैसे जोड़ेंगे, सारे के सारे फोर्स लगेंगे तो पीछे ही, तो सबके सब एक ही दिशा में जोड़ने पड़ेंगे। कैसे? इंटीग्रेशन से जोड़ने पड़ेंगे। तो एक छोटे से x से dx दूरी पर जा करके हमने इसमें देखा कि कितना फोर्स लग रहा होगा। इसकी जो चौड़ाई है वो b है और ये dx ले लिया, तो b, ये dx ले लिया, मान लीजिएगा इसकी चौड़ाई b और dx, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, b इंटू dx। तो ये एक इस तरीके का पाइप है जिसकी चौड़ाई b यहां पर दिखा दी और इसकी जो गहराई है dx, ये इसकी गहराई दिखा दी dx, क्योंकि ये हर x से जाके dx पर अलग अलग हमने छोटे छोटे से एलिमेंट लेकर के हमने इसको एक एलिमेंट की फॉर्म में मान लिया। तो छोटे से एलिमेंट से छोटा सा फोर्स निकालेंगे और सारे जो फोर्स आएंगे उन सारे फोर्स की डायरेक्शन पीछे की तरफ होगी, सब एक ही दिशा में होंगे, तो जोड़ देंगे। जोड़ने का तरीका क्या है, इंटीग्रेशन। यानी कि मान लिया कि किसी समय x पर dx गहराई का छोटा सा और b चौड़ाई का एक होल आपका यहां पर है, तो x के कारण, x गहराई के कारण जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि df फोर्स लगेगा और उसको लिख सकता हूं 2 रो a g h, h कितना x, और अच्छा एरिया कितना जाएगा 2 रो, एरिया कितना जाएगा b इंटू डी एक्स, ये तो एरिया आएगा इसका b इंटू डी एक्स इंटू जी इंटू एक्स। तो ये आपका टोटल फोर्स निकालना, तो क्योंकि सारे फोर्स किधर लगेंगे, सारे फोर्स की डायरेक्शन तो पीछे ही होगी ना, जितने भी आएंगे छोटे छोटे एलिमेंट, सब एलिमेंट के कारण हर अलग अलग गहराई पे फोर्स इधर लगेगा। तो एफ नेट आ जाएगा रिजल्टेंट फोर्स, तो 2 रो बी जी एक्स डी एक्स। अब एक्स की लिमिट शुरू में कहां पर है, कितनी गहराई पर है, होगा h माइनस एल पर। x कहां पर है, h माइनस एल पर है, और कहां तक जाना, पूरी बॉटम तक, तली तक, ध्यान दे पूरी तली तक जाना है, तो h तक जाना है। यानी कि 2 रो बी जी एक्स स्क्वायर बाई 2 और लिमिट ले ली h माइनस एल से h तक, 2 से 2 कट गया, यानी कि f की वैल्यू आ गई रो बी जी एच स्क्वायर माइनस h माइनस एल का होल स्क्वायर। ये फोर्स लगेगा, है ना। अब डेटा दिया हुआ वो रख लो, इसमें डेटा की तो वैल्यू तो रखनी, इसमें कोई ऐसे थोड़ी चीज आ गई, तो यहाँ पे रख लो वैल्यू का, क्या होगी भाई, f की वैल्यू रख लो, यहीं पे रख लो f, ये क्या है, ध्यान दे, ये क्या है, लिक्विड है, वाटर है, इसकी डेंसिटी कितनी होती है, इसकी डेंसिटी होती है 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये वाटर है ना, सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे, लो जी। अच्छा ये 10⁻³ और b इधर रखा 1 मिलीमीटर, b कितना दे रखा 1 मिलीमीटर, क्या इसको लिख सकते हैं 10⁻³ मीटर, लो जी इसको भी लिखो 10⁻³ मीटर, और g को लिखेंगे 10, h कितना है 75 सेंटीमीटर, 0.75 लिख सकते हैं, 75 इंटू 10⁻², 75 इंटू 10⁻², और इसका स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस h माइनस एल 75 माइनस 50, 25 माइनस 25 इंटू 10⁻² का स्क्वायर, ये लो, ये हमने सारा डाटा रख दिया इसमें, लेकिन सब कुछ ऐसा सिस्टम में रखना है। अब देखते हैं क्या आता है भाई, f इक्वल टू, ये तो उससे देखो छम्मा 10 बच गया बेटा, 10 की घात माइनस कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर भी तो कर रखा ना, इसका स्क्वायर भी तो कर रखा ना, 10⁻² है यहाँ पे, तो उसका स्क्वायर करेंगे 75 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, इसकी -4 बाहर आ जाएगा, तो 10 इंटू 10⁻⁴ तो ले लो बाहर, 75 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर, तो बेटे f इक्वल टू 10⁻³ और ये कितना आएगा 75 प्लस 25 और 75 माइनस 25, है ना, तो कितना आ गया f इक्वल टू 10⁻³ 100 इंटू 50, ये आ गया, तो f इक्वल टू आया 5 इंटू 10⁻³ इंटू +3, देख 2 3 0, छम्मा f बराबर 5 न्यूटन फोर्स टोटल लगेगा। दिशा किधर होगी, इस तरफ, दिशा किधर होगी, इस तरफ। फिर से मैं बता देता हूं, हमें इतना पता है, मैं एक बार फिर से बताता हूं कि भाई अगर किसी भी h गहराई पर फोर्स लगता है तो क्या लगता है 2 रो ए जी एच, इसकी दिशा इधर होती है, बर्तन को पीछे घिसेल दे गए,
लेकिन एक पर्टिकुलर गहराई पर। अगर ये गहराई बदलेगी तो क्या अलग अलग दिशा पे फोर्स लगेंगे, अलग अलग वैल्यू के फोर्स लगेंगे, लेकिन दिशा वही रहेगी। तो अलग अलग मैग्नीट्यूड के फोर्स लग रहे हैं पीछे की तरफ। अगर ये इतनी गहराई है, फिर यहाँ हो गया, ये पॉइंट उठा के यहाँ ले आए, इसको उठा के यहाँ ले आए, इसको फिर यहाँ, तो ये चलाई मान दे दी। अभी तो अलग अलग फोर्स है, हर पॉइंट पे बदल रहा फोर्स, क्योंकि हर पॉइंट पे एच बदल रही। इसका मतलब हमें छोटे से एलिमेंट पर फोर्स निकाल के सारे फोर्सेस को जोड़ देना है, इंटीग्रेशन कर देना है। और ये हमने इंटीग्रेशन किया। इंपॉर्टेंट है ये कि भाई हमने किसी एक्स पे फोर्स लिख लिया, किसी एक्स पे फोर्स लिख लिया, तो ये एरिया क्या होगा, एरिया यहां से निकाल लेंगे। ये जो दे रखी है नली सी, इस नली सी का एरिया होगा इस तरीके से। तो ये चौड़ाई दे रखी बी और dx गहराई है इसकी, तो b इंटू डी एक्स एरिया हो गया। ठीक, b इंटू डी एक्स एरिया, g इंटू एक्स यहाँ पर आ गया, तो x के फॉर्म में एक फंक्शन आ गया। तो उसको इंटीग्रेट करके सारे फोर्सेस को निकाल के जोड़ दिया और वैल्यू पुट कर दी। मेनली तो आपको यहां तक समझने की चीज है, कंसेप्ट यहां तक है, बाकी तो डाटा रखा, आंसर आ गया, है ना। तो बस आंसर है 5 न्यूटन। ओके, चलिए, अभी तक एक लिक्विड भरा हुआ था कंटेनर के अंदर, अब दो लिक्विड भरे हुए हैं, दो द्रव भरे हुए हैं जिनकी डेंसिटी अलग अलग है, एक 2 रो और एक रो। एक इसकी गहराई h है, इसकी गहराई 2h है। तो हमें यहाँ पे इसके कारण जब ये पानी बाहर निकलेगा, जब ये लिक्विड बाहर निकलेगा, पानी नहीं, तो इसका रिएक्शन फोर्स कितना होगा। तो ध्यान दें, लिक्विड जो निकल रहा है वो रो डेंसिटी का निकल रहा है, तो इसलिए फोर्स जो लगेगा वो कितना लगेगा, क्या F इक्वल टू रो ए वी स्क्वायर लगेगा। यस, अगर मेरे पास ये 2 रो यहाँ होता तो 2 रो बाहर निकलता, फिर मुझे यहाँ 2 रो लिखना होता, लेकिन अभी फिलहाल क्या लिखेंगे, रो डेंसिटी का लिक्विड लिखेंगे। क्लियर। अच्छा, अब मेरे पास इंपॉर्टेंट है कि v कैसे डिसाइड करें। तो v निकालने के तरीका क्या था हमारे पास, v निकालने का तरीका था बर्नौली थ्योरम से निकाल सकते थे, क्योंकि सिंगल तो है नहीं, दो लिक्विड है। तो अब इस पॉइंट 1 पे और 2 पे बर्नौली थ्योरम लगा लो। एरिया तो यहाँ का एरिया ज्यादा होता ही है, ये वाला एरिया ग्रेटर देन होता है स्मॉल ए से, है ना। तो बर्नौली थ्योरम एट 1 एंड बर्नौली थ्योरम एट 2। तो ए पर प्रेशर, 1 पे प्रेशर लिखेंगे प्लस रो, तो उसकी यहाँ पे इस पे यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। इससे कितनी गहराई है, ऊंचाई पर है 2h पर, तो रो जी 2h प्लस वेलोसिटी 0, उसकी वेलोसिटी लगभग 0 मानते हैं ऊपर वाले की, क्योंकि एरिया बहुत ज्यादा है। और यहाँ पर पी नोट प्लस, जब ये बाहर निकलेगा पी नोट से बाहर निकलेगा, पी नोट प्लस कौन सा लिक्विड बाहर निकलेगा, लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0, लिक्विड कौन सा बाहर निकलेगा, हाफ रो। ध्यान दे, ये रो लिखना है, अगर वहां 2 रो होता तो 2 रो लिखते, इंटू वी स्क्वायर, बस हो गया अपना। अच्छा, पी नोट P1 कितना, क्या पी नोट प्लस इस P1 पे प्रेशर जो होगा, एक पी नोट होगा और एक इस वाले लिक्विड के कारण होगा, तो इस वाले लिक्विड के कारण पी नोट प्लस 2 रो जी इंटू एच प्लस 2 रो जी एच, ये यहाँ आ गया, इक्वल टू पी नोट प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, छम छमा छम, तो 4 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा, रो से रो उड़ जाएगा, तो v इक्वल टू कितना जाएगा, v इक्वल टू आ जाएगा, रो से रो उड़ा दो सबका, 8gh का अंडर रूट, यानी कि v आ गया 2 अंडर रूट ऑफ कितना भाई, 2 तो 4 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा, तो 2√2 यानी कि अंडर रूट 2gh। इतनी वेलोसिटी से ये बाहर आएगा, इतनी वेलोसिटी से ये बाहर आएगा, और बस हो गया अपना काम। फोर्स क्या हो जाएगा, रो ए वी स्क्वायर, तो चलो रो ए वी कितना 2√2gh, तो आ गया 8 रो जी एच, है ना, स्क्वायर करेंगे ना, इंटू ए, दैट इज द फोर्स। ये आंसर आ गया, है ना। दिशा किधर होगी, पीछे की तरफ, तो ये लगेगा 8 रो जी एच ए। तो इसलिए यहाँ पे मुझे पहले v डिसाइड करना पड़ेगा, इसलिए इसका फॉर्मूला नहीं है, वो सिंगल के लिए है अपना 2 रो जी एच ए, है ना। अच्छा, ध्यान रखना, अगर मान लो मैं इसमें कुछ चेंज कर दूं, मान लो मैं इसमें कुछ चेंज कर दूं, लिक्विड ऊपर नीचे कर दूं, तो क्या फर्क पड़ेगा इसका आंसर पे। सोचो, अरे लिक्विड तो वही रहा जुगा तू, है ना। अगर ये लिक्विड ऊपर नीचे कर दूं, उसकी ऊंचाई भी ऊपर नीचे कर दूं, तब क्या फर्क पड़ेगा, कोई नहीं। ये भी ऊपर नीचे कर दो और एच भी, ये जैसे 2 रो का नीचे, तो एच भी नीचे कर दो, रो ऊपर एच भी ऊपर कर दो, तब नहीं फर्क पड़ेगा। हाँ, अगर आप लिक्विड को ऊपर नीचे करा लेकिन उनकी गहराइयां अलग अलग कर दी, फिर अलग अलग होगा, गहराइयां तो अलग अलग हो जाएगी ना। फिर मान लो मैं इसी में थोड़ा सा चेंज करता हूं, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूं, क्वेश्चन तो हो चुका है अपना, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूं। सेकंड पार्ट क्या बनाता हूं, सेकंड पार्ट में ये बनाता हूं कि भाई मैंने लिक्विड ले लिया ये वाला,
मैंने लिक्विड क्या लिया, यहाँ पे रो ले लिया, यहाँ पे 2 रो ले लिया, तो इसकी ऊंचाई भी साथ में रख दो, इसकी 2h। वेलोसिटी तो बदल जाएगी लेकिन फोर्स नहीं बदलेगा, क्योंकि सब कुछ वही इतनी गहराई पर है, इतनी गहराई पर ही है ना। तो ये अपना ये लो, ये 2 रो का, ये 2 रो का। अब देखो वेलोसिटी कितनी आएगी, अब वेलोसिटी तो बदल जाएगी ना, लेकिन फोर्स नहीं बदलेगा। अगर सब कुछ सेम है, 2 रो का h, 2 रो का h, रो का 2h, रो का 2h, तो कोई फर्क नहीं। हाँ, अगर इनको उल्टा कर देंगे, ये इधर तो बदल जाएगा, क्योंकि गहराई बदलेगी तो फोर्स बदलेंगे फिर। अब वेलोसिटी देखो, पहले तो क्या आएगी, तो इसी को पॉइंट को नंबर दे दिया 1, इसको नंबर दे दिया 2, BT1 बराबर BT2, 1 पे बर्नौली थ्योरम लगाओ बराबर 2 पे, है ना। तो 1 पे क्या आएगा, P0 प्लस इस पर प्रेशर P0 प्लस रो G इंटू 2h, ये तो P1 हुआ, प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इतनी कितनी ऊंचाई पर है, 2 रो G इंटू h प्लस 0 बराबर, ध्यान दे इसको, ये P1 है, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी 0। और उधर प्यारे बच्चों, हमें रोज कमेंट्स के माध्यम से ये रिक्वेस्ट आ रही है कि सर हमें इस टॉपिक के वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करें या इस टॉपिक के वीडियो को समझाएं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर जाकर के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि जो भी वीडियो लेक्चर हमने डाले हुए हैं उसके नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने ज़्यादातर वीडियो लेक्चर को ऑलरेडी अपने चैनल पर डाला हुआ है, तो जिस लेक्चर की आप डिमांड कर रहे हैं वो लेक्चर आपको पॉसिबली वहां पर मिल जाएंगे। उधर लिखेंगे अपनी कितनी, P0 प्लस 0 प्लस हाफ, यहां गलती नहीं करनी, बाहर कौन सा निकलेगा, 2 रो का निकलेगा, तो हाफ 2 रो V स्क्वायर, हाफ 2 रो V स्क्वायर। यस, ये ध्यान रखने वाली बात है, नहीं तो ये गलती कर देगा, जो बाहर निकला वो वाली वेलोसिटी के साथ लेना। तो P0 से P0 उड़ जाएगा, अच्छा जी, तो 2 और 2 4, यानी कि V बराबर V स्क्वायर बराबर आ गया कितना, 2 और 2 4, 4 GH, या V बराबर लिख सकते हैं 2 रूट GH, ये आ गया। तो फोर्स क्या लिखेंगे भाई, फोर्स लिखेंगे रो AV स्क्वायर, ये था, तो रो की जगह कौन सा लिख रहा, 2 रो बाहर आएगा, तो 2 रो एरिया वही और V स्क्वायर, तो 2 रो एरिया वही और V स्क्वायर कितना, V स्क्वायर है 4GH, तो कितना आ गया 8 रो GH इंटू A। तो ध्यान रखें इस बात का कि भाई अगर एज इट इज इसको ऊपर नीचे कर दे, इसकी गहराइयां भी ऊपर नीचे कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वेलोसिटी बदलेगी, फोर्स वही रहेगा। बट अगर मैं इसको ऐसा करूं, एक और केस ले लेता हूं, केस थर्ड बनाऊं मैं अगर इसमें, कि ये तो बदल दूं लेकिन ये ना बदलूं, तो बदल जाएगा आंसर। क्यों, क्योंकि फिर इनकी गहराई की वजह से फोर्स अलग होता है, क्योंकि फोर्स तो गहराई पे डिपेंड करता है ना, अलग अलग गहराई पे। उन लिक्विडों की गहराई तो सेम थी, पहले तो लिक्विड की गहराई ये भी 2h थी, ये H2h थी, यहाँ पर भी रो वाला 2h और यहाँ पे 2 रो वाला H, तो लिक्विड की गहराई नहीं बदली, ये फोर्स H के साथ प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे इसको ऊपर नीचे कर दो, लेकिन साथ में ये भी उतने बदल देंगे। बट अगर ये 2 रो 2h के साथ कर दूं, रो H के साथ कर दूं, तो बदल जाएंगे आंसर, क्योंकि गहराई बदलेगी तो फोर्स भी कुछ और होगा। चलो देखते हैं इसको भी क्या होगा। इसी में मैं केस सेकंड लिया था ना मैंने, मैं केस सेकंड के बाद केस थर्ड ले लेता हूं। तो इसी क्वेश्चन में केस थर्ड में अगर लूं, तो केस थर्ड मेरे ये कहता है कि भाई मेरे पास ये जो कंटेनर है, अगर मैंने यहां पे वो 2 रो, इसको रो कर दिया, इसको 2 रो कर दिया, लेकिन इसकी ऊंचाई नहीं बदली, ऊंचाई वही रखी, तो वेलोसिटी तो कुछ और होगी, अब ऊंचाई तो अलग अलग है, वेलोसिटी कुछ और होगी। तो अब क्या होगा, BT1 बराबर BT2, यहीं पे लगा दो 1, यहीं पे लगा दो 2, प्रेशर लगा दो, BT1 बराबर BT2, पहले वेलोसिटी डिसाइड करते हैं। तो P0 प्लस, ये तो P1 हो गया, P0 प्लस रो GH प्लस इतनी गहराई पर, ये वाला पॉइंट है, इतनी ऊंचाई पर है ना, तो 2 रो G इंटू 2H है ना, इक्वल टू 0, इक्वल टू इसके कारण P0 प्लस 0 प्लस हाफ इंटू 2 रो, ध्यान दे निकलेगा 2 रो वाला, इंटू V स्क्वायर, क्या ये उड़ गया, तो यहाँ 4 और 1 5, ये 2 से 2 कट गया, तो V स्क्वायर बराबर आया 5GH, ये आया। और फोर्स क्या हो जाएगा फिर, फोर्स हो जाएगा, कौन सा लिक्विड बाहर निकलेगा, 2 रो वाला,
2 रो ए वी स्क्वायर कितना 5GH, तो ये आ गया 10 रो ए GH। तो ये बात ध्यान रखेंगे, दिस इज केस थर्ड, कि मान लो भाई पहला केस था, सेकंड में मैंने ऐसा चेंज किया तो उसमें नहीं, तो केस थर्ड में मैंने एच बी है इसके साथ ही बदल दी, है ना, तो नहीं बदलेगा आंसर। अच्छा एक और केस फिर फोर्थ ले सकता हूं, क्या आप क्या करो, इसकी ऊंचाई मत बदलो, मान लो ऐसे रखो जैसा मैंने उसमें किया था, अभी ऊंचाई मत बदलो, सेम रखो। मान लो मैंने क्या करा, रो और 2 रो हम क्या कर दे, 2 रो ऊपर और रो नीचे, और इनकी ऊंचाइयां बदल दे, रो के साथ क्या लूं, एच रखूं और 2H रखूं, तो क्या आंसर बदलेगा, बोलो आंसर बदलेगा क्या, अब आंसर 10 रो GH ही आना चाहिए इस केस में भी। अगर मैंने यहाँ पर भी 2 रो 2H और रो H, 2 रो के साथ 2H, रो के साथ H, तो इसका साथ आंसर 10 रो GH आया था, तो क्या अभी भी सेम आएगा, यस, तो आंसर आपका यही रहेगा। चाहो तो निकाल के देख लो, लेकिन आप इसमें बता सकते हैं अगर इस वाले केस में से निकाल ले तो इस वाले केस में भी यही रहेगा। ठीक है, चारों में अंतर है, दोनों में ध्यान देंगे, मैंने चारों में बिल्कुल डिफरेंस किया है ना। अच्छा अब निकाल कर देख लेते हैं, लो भाई इस पे भी BT1 लगाओ, यहाँ पे 1 पे और 2 पे बर्नौली थ्योरम लगा देंगे, तो क्या आएगा P0, इसे लगा लेते हैं P0 प्लस 2 रो G इंटू 2H, ये तो P1 हो गया, प्लस रो GH प्लस 0 इक्वल टू, और भाई P0 प्लस 0 प्लस हाफ, अब कौन सा बाहर निकलेगा, रो वाला, रो V स्क्वायर। लो जी छम्मा, तो 4 और 1 5, तो यह आ गया V स्क्वायर इक्वल टू आ गया 10GH। तो वेलोसिटी तो हर केस में बदल रही, ध्यान दे भाई, वेलोसिटी के चारों केस में बदल रही है ना, लेकिन इन दोनों में फोर्स नहीं बदलेगा, इन दोनों में फोर्स नहीं बदलने का। तो देखो फोर्स क्या आएगा, कौन सा लिक्विड बाहर निकला, रो वाला, ए V स्क्वायर कितना 10GH, तो कितना आ गया 10 रो AGH, यही तो आ रहा था 10 रो AGH। लो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऊंचाई और लिक्विड के साथ साथ आप ऊपर नीचे भी कर दोगे तो फोर्स जितना पहला आ रहा होगा उतना ही आंसर आएगा, लेकिन अगर इनकी ऊंचाइयां अलग अलग कर दोगे तब तो आंसर बदलेगा ही, क्योंकि अलग अलग ऊंचाई के साथ तो फोर्स वेरिएबल होता ही है ना। तो हमारे पास चारों केस आपके सामने, याद भी रख सकते हैं इस कंसेप्ट को कि भाई वेलोसिटी तो बदलेगी चारों तरफ, लेकिन फोर्स आपका अगर आप जो का तू एज इट इज लिक्विड जो के तू ऊपर नीचे और हाइट भी जो के तू ऊपर नीचे चेंज कर दिया तो फोर्स का आंसर सेम। वैसे ही यहां पर हमने ऊंचाइयां अलग अलग कर दिया, आंसर बदल जाएगा, उससे अलग होगा, लेकिन अगर इनमें भी शिफ्ट कर दे सेम, शिफ्ट जगह एज इट इज ये ऊपर ये नीचे, तो भी फोर्स इसका सेम रहा। क्लियर, तो इस तरीके से इसमें हमें याद रखना है ये। ओके चलिए, इस क्वेश्चन में कंटेनर दिया हुआ है, इस कंटेनर की ये जो नली है इसकी रेडियस दे रखी स्मॉल r, इसकी त्रिज्या दे रखी स्मॉल r, इससे जो पानी आ रहा है वो Q रेट से आ रहा है, उसमें से Q आयतन प्रति सेकंड बाहर निकल रहा है, दैट इज Q दिया हुआ है ना, तो Q आयतन प्रति सेकंड बाहर आ रहा है। तो पूछा है कि जब ये बाहर आएगा तो उसका फोर्स लगेगा, उस फोर्स का टॉर्क बल आघूर्ण कितना है। हमें पता है कि जो फोर्स लगता है जितनी इधर वेलोसिटी होगी क्या उसके अपोजिट लगता है, वेलोसिटी किधर आएगी इस तरफ, तो टॉर्क किधर लगेगा इस तरफ लगेगा, फोर्स किधर लगेगा इधर, तो इस फोर्स का टॉर्क कितना आएगा, फोर्स का टॉर्क आ जाएगा बेटे, टॉर्क बल आघूर्ण जिसे हम बोलते हैं, बल आघूर्ण कितना F इंटू एल, फोर्स इंटू लंबवत दूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आएगा फोर्स तो क्या हो जाएगा रो AV स्क्वायर, लेंथ कितनी L है ना, फोर्स इंटू रो V स्क्वायर इंटू एल। अब ये L कितना हो, L तो मैं दे रखा, A भी दे रखा, A को लिख देंगे पाई आर स्क्वायर, रो A को क्या लिख देंगे पाई आर स्क्वायर, चलो इसको लिख दिया पाई आर स्क्वायर V स्क्वायर L। लेकिन V कितना है भाई, V कैसे निकाल लेंगे, हमें तो V दे ही नहीं रखा, न ऊंचाई दे रखी, हमें दे रखा कि Q रेट से फ्लो हो रहा है। तो Q रेट का मतलब क्या होता है, क्या Q का मतलब होता है A1 V1 बराबर A2 V2, इसका मतलब यही तो होता है dV बाई dt। ये V क्या है आयतन और ये V क्या है वेग, ठीक, तो यहां से मैं लिख दूंगा Q इक्वल टू एक पाई आर स्क्वायर और ये V, तो V कितना आ गया Q अपॉन पाई आर स्क्वायर। इस V को उठा के यार तो क्योंकि Q की फॉर्म में आंसर रखेंगे, लो जी रो पाई आर स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे Q स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक रो ये कट जाएगा इंटू एल, तो टॉर्क कितना आ गया, टॉर्क कितना आ गया भाई, टॉर्क आ गया रो Q स्क्वायर एल
अपॉन पाई आर स्क्वायर, इतना टॉर्क लगेगा। और डायरेक्शन किधर होगी, फोर्स ऊपर है, फोर्स ऊपर है, इस पॉइंट के अबाउट निकाला, पॉइंट ओ के अबाउट, है ना, ध्यान दे, टॉर्क निकालना ऑफ टैंक अबाउट ओ, इसके अबाउट निकालना, इस फोर्स का टॉर्क ये निकलेगा, है ना, ओ लिख लेंगे इसमें क्योंकि ओ छूट गया था, तो ओ लिख लेंगे ओ के अबाउट, ठीक है। तो ओ के अबाउट टॉर्क आ जाएगा रो क्यू स्क्वायर एल बाई पाई आर स्क्वायर, ओके। अच्छा, इसकी दिशा किधर होगी, आर वेक्टर इधर को हो गया, तो आर वेक्टर इधर, आर आर क्रॉस एफ, यानी कि इसको जो फोर्स लगाएगा, इस फोर्स के कारण ये टॉर्क इस पर लगेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक टैंक है जो कि एक लिक्विड जिसकी डेंसिटी रो है उससे भरा हुआ है। तो इसमें एक तो ये वाला जो पाइप बाहर निकला है इसका, है ना, इस वाले नल से, ये नल कैसा है, जैसे ये पाइप है ऐसे पेज के बाहर की तरफ, बोर्ड के बाहर की तरफ निकल रहा है नल, और दूसरा वाला देख रहे हो ये वाला इस तरफ है, इधर के अंदर की तरफ। तो इनके एक तो ऐसे है नल, एक ऐसे है नल, एक ऐसे, एक ऐसे, है ना, तो एक ऐसे, एक ऐसे, नल समझ में कैसा आ गया, एक नल ऐसा है मतलब, एक नल पीछे की तरफ है, ठीक। जब पानी बाहर निकलेगा, जब पानी बाहर निकलेगा तो ये वाला पानी बाहर निकलेगा तो ये फोर्स लगाएगा इधर, और ये वाला पानी बाहर निकलेगा तो ये फोर्स लगाएगा इधर, तो एक फोर्स इधर लगेगा, एक फोर्स इधर लगेगा, तो क्या करेगा, उसकी वजह से घुमा देगा इसको, टॉर्क लगेगा, बल युग्म का आघूर्ण आ जाएगा, है ना, कपलिंग टॉर्क लगेगा, कपल टॉर्क। फिर समझे कि मान लीजिएगा एक पाइप ये है, एक पाइप ये रहा, है ना, ये मेरा टैंक मान लो ऐसे, तो जब पानी बाहर निकलेगा इसका फोर्स किधर लगेगा, पीछे की तरफ, यानी कि बोर्ड के अंदर की तरफ, और जब ये पानी बाहर निकलेगा तो ये फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, पीछे इस बाहर की तरफ बोर्ड के, तो एक फोर्स इधर लगा, एक फोर्स इधर लगा, तो ये क्या करेगा, इस फोर्स से घुमा देगा इसको। तो टॉर्क कितना है ये पूछा हुआ है इस एक्सिस के अबाउट। तो टॉर्क क्या होता है, बल युग्म का आघूर्ण, कोई एक बल और उनके बीच की लंबवत दूरी, ये तो होता है। तो टॉर्क क्या होता है भाई, टॉर्क जो होगा बल युग्म का आघूर्ण, टॉर्क ऑफ कपल, है ना, या कपलिंग टॉर्क कह सकते हैं, टॉर्क ऑफ कपल या बल युग्म का आघूर्ण, का आघूर्ण। बल युग्म का क्यों कह रहे हैं, क्योंकि दोनों की गहराई समान है, दोनों की गहराई समान है तो फोर्स समान होगा। तो इसका मतलब यहां से जो वेलोसिटी से बाहर आएगा, है ना, ये वाला पाइप कैसा है बाहर की तरफ, तो इसका फोर्स किधर लगेगा, तो इसका फोर्स लगेगा ऐसे, एफ ऐसे लगेगा, और किधर लगेगा, पे बोर्ड के अंदर की तरफ, बोर्ड के अंदर की तरफ। और इसका जो पानी बाहर आएगा तो इसकी फोर्स लगेगा ऐसे, और ये फोर्स किधर लगेगा, बोर्ड के बाहर की तरफ, ये बाहर है और ये अंदर है, पेज के अंदर या बोर्ड के अंदर कह सकते हो। तो इनका बल युग्म का आघूर्ण, बल और उनके बीच की लंबवत दूरी कितनी आ गई, 4r, 4r आ गई, ध्यान दे, आर 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 ये दे रखी 4r, है ना। तो फोर्स इंटू उनके बीच की लंबवत दूरी, तो क्या बनेगा, फोर्स इंटू 4r, ये लो। अब बात है किसकी, अब बात है फोर्स की, तो फोर्स क्या होगा, रो ए वी स्क्वायर, फोर्स तो रो ए वी स्क्वायर हो जाएगा, ये लो जी, रो ए वी स्क्वायर इंटू 4r, लो जी, रो ए किसका एरिया, ये इसका एरिया है, स्मॉल एरिया इसका है ना, तो वो एरिया दोनों का सेम है, तो स्पीड सेम आएगी, दोनों का एरिया सेम दे रखा है, स्पीड सेम आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अंडर रूट 2g, h कितना है, h बाई 2, एक ही तो लिक्विड है, तो रूट 2gh, इतनी गहराई से पानी निकलेगा, इंटू 4r, छम्मा छम्मा, तो ये कितना आ गया, रो ए 4r रूट g, अच्छा इसका स्क्वायर भी है, जी एच का स्क्वायर, तो कितना जाएगा, जी एच आ जाएगा, यानी कि 4 रो ए जी एच आर, 4 रो ए जी एच आर, दिस इज द टॉर्क अबाउट द एक्सिस, अबाउट एक्सिस, एक्सिस के परितः। भाई अगर आप इसका बल युग्म का आघूर्ण की तरह सोच रहे हो तो एक बल आएगा, एक बल आएगा, इनका बल युग्म का आघूर्ण बन जाएगा ना, दोनों बल समान है, समान बल, उनके बीच की लंबवत दूरी को मल्टीप्लाई करके बल युग्म का आघूर्ण बन जाएगा, है ना। और चूंकि बल इधर लग रहा है, ये वाला, ये बल यहाँ पर है और आर इधर है, तो आर इधर, बल इधर, तो आर क्रॉस एफ से टॉर्क की डायरेक्शन ऊपर आ जाएगी इस एक्सिस के परितः। अगर आप सोचो कि अलग अलग का निकालूंगा मैं, तो अलग अलग का निकाल लो, बीच की दिशा किधर आएगी, इसकी दिशा भी ऊपर आएगी, इसकी दिशा भी ऊपर आएगी, है ना। अगर आप इसको अलग अलग ऐसे लिखोगे, या मैं करके दिखा दूं, अगर आप ऐसा लिखोगे f इंटू 2r, डायरेक्शन किधर आएगी इसकी, इस एक्सिस के अलॉन्ग ऊपर की तरफ, और इसका किधर आएगा, फोर्स अंदर, r उधर, तो r क्रॉस f ऊपर, तो इसका वाले भी r इधर, फोर्स ऊपर, तो r क्रॉस f, दोनों ऊपर आ रहे हैं ना। तो अगर अलग अलग करोगे f इंटू 2r, f इंटू 2r,
तो भी एक दिशा में होने के कारण तब भी ये F इंटू 4R ही आएगा। तो चाहे तो उसमें जब बल इक्वल हो, चाहे तो बल का आघूर्ण सोच लो और चाहे अलग अलग का निकाल लो एक्सिस के परितः, तो F इंटू 4R ही आएगा। तो सोल्व करके यही बैठेगा, है ना। तो टॉर्क का जो आंसर बैठना है वो बैठ जाएगा 4 रो ए जी एच इंटू आर। क्लियर? तो दिस इज द टॉर्क। ओके, चलिए एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं, जिनके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल भी किए हैं, और जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन था एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम के अंदर वो हम कवर कर चुके हैं, कंप्लीटली निपटा चुके हैं बहुत सारे क्वेश्चंस को, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ हमने इसको निपटाया भी है। लेकिन कुछ ऐसी एप्लीकेशन भी है बर्नौली थ्योरम की जो बहुत सारी थ्योरेटिकल क्वेश्चन का आंसर भी दे सकती है। उसी इक्वेशन से, जो बर्नौली इक्वेशन है उससे थ्योरेटिकली आप बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर भी दे सकते हो। आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे किताबों में जिनका सोचने का तरीका मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से सोचा जाता है ना। बर्नौली थ्योरम से कैसे इंप्लीमेंट करके बताते हैं कि हाँ इसका आंसर ये बैठेगा। तो थ्योरेटिकली एप्लीकेशन क्या है बर्नौली थ्योरम की, उनको भी जानते हैं, और जो हम पढ़ चुके हैं उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। देखो हम अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं। क्या हम वेंचुरीमीटर जान चुके हैं? सबसे पहले हमने एप्लीकेशन पढ़ी थी वेंचुरीमीटर, क्या ये पढ़ चुके हैं? यस। इसके वजह से हम कहीं पर भी क्या माप सकते हैं? बहते हुए पानी का, लिक्विड का वेग माप सकते हैं, है ना। उसकी वेलोसिटी माप सकते हैं। स्पीड ऑफ इफ्लक्स, जो पानी बाहर निकलता था उसमें से उसकी वेलोसिटी निकाल देता √2gh, है ना। तो वो भी हम पढ़ चुके हैं, और इस पे तो हमने बहुत सारे सवाल किए थे, अनंत क्वेश्चन किए थे इसमें, तो बहुत सारी प्रैक्टिस की थी, बहुत सारी वैरायटी के, है ना। फिर हमने साइफन पढ़ा था। साइफन भी भाई क्या था, अपने को पाइप से पानी निकाल देते। फिर हमने कैंपर के बारे में पढ़ा था। कैंपर के बारे में क्या पढ़ा था भाई? कैंपर के बारे में पढ़ा था कि इसमें जब हम पानी निकालते हैं टैप से तो रुक जाता है पानी, वो क्यों रुक जाता है, क्या कारण है, वो जानना था उसके बारे में। और भाई उसमें पानी तिरछा करते हैं तो कैसे पानी निकल जाता है, वो चीजें भी हम यहाँ पढ़ चुके हैं। लेकिन कुछ और इफेक्ट हैं, कुछ और एप्लीकेशन है जो अब हमारे पास यहाँ है, जैसे मैग्नेस इफेक्ट, इसको भी हम यहाँ पढ़ेंगे, है ना। मोशन ऑफ पिंग पोंग बॉल, इसको जानेंगे। एरोफॉइल, जो एरोप्लेन में लगती है एरोफॉइल, उसके बारे में जानेंगे। और एटोमाइजर या छिड़काव यंत्र के बारे में जानेंगे। बुनसन बर्नर के बारे में जानेंगे। ब्लोइंग ऑफ टिन ऑफ टॉप्स इन विंड, तूफान में जो टीन की छत उड़ जाती है उसके बारे में जानेंगे। और तेज गति से चलती हुई जो रेल होती है वो आपस में आकर्षित करती हैं, और ऐसी नाव जो होती है आपस में आकर्षित करते हैं, उनके बारे में जानेंगे। ऐसे और भी बहुत सारे एप्लीकेशन होंगे, मैंने कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लिए हैं, और भी इनके अलावा भी बहुत एग्जाम्पल हो सकते हैं, है ना, क्योंकि बहुत सारे आंसर इसमें आते हैं। तो खैर अब इसमें मैग्नेस इफेक्ट क्या होता है ना। फिरकती हुई गेंद, हम कहते हैं बॉलों को स्विंग कराते हैं कई बार। तो मैं नंबर लेता हूं इसमें सबसे पहले 5 नंबर का, है ना। तो 5 नंबर पे, क्योंकि तो हम जान चुके भैया, तो हम जान चुके ऑलरेडी, इनके बारे में तो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं चारों के बारे में। लेकिन जब बाकी के बारे में जानते हैं, थ्योरेटिकली सुनना है, समझना है क्या होता है। बेटे जब हम किसी बॉल को घुमाते हुए फेंकते हैं, ऐसे घूमती जाती है, तो वो सीधी नहीं जाती घूमती, तो बस देखोगे सीधी नहीं जा करके, मान लो ऐसे घूमती मैंने सीधी फेंकी तो ये तो थोड़ी नीचे हो जाती है, थोड़ी ऊपर जाती है ना। डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड करता है कि उसके चारों तरफ हवा की वेलोसिटी ऊपर नीचे कितनी कितनी, और वो बर्नौली थ्योरम के हिसाब से एक्सप्लेन होती है, क्यों मुड़ती है वो, लेफ्ट राइट मुड़ सकती है, स्विंग हो जाना बॉल का, है ना। तो मैग्नेस प्रभाव या मैग्नेस इफेक्ट क्या होता है। अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। इससे आपके साथी, आपके जो ज़रूरतमंद दोस्त और विद्यार्थी हैं उन तक भी ये वीडियो लेक्चर पहुंच जाएंगे, ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। और अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका इतना प्यार और इतना स्नेह देखकर हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड है, और आपके इस प्यार के कारण, इस मोटिवेशन से ही हम और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। स्पिनिंग ऑफ बॉल, बॉल का घूमना, जैसे मान लीजिएगा ये बॉल है, ये बॉल जा रही है ना, और अगर ये ऐसे घूम रही है, अगर ये ऐसे घूम रही है तो इसके कॉन्टैक्ट में जो हवा थी ये क्या है? एयर है, ये एयर है। पहले 5 नंबर ले लिया हमने मैग्नेस इफेक्ट। मान लो ये हवा घूम रही है, तो ये हवा चल रही है इधर से। अब सोचो यहां पर जो वेलोसिटी होगी इस बॉल की, इस पॉइंट की, वो कितनी होगी? आर ओमेगा। इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी इस बॉल के? आर इंटू ओमेगा। तो जो ओमेगा से घूम रही है ना, और v इक्वल टू क्या हो जाएगी? आर ओमेगा। और हवा की जो स्पीड है इस डायरेक्शन में वो इसके साथ ही जुड़ जाएगी। हवा मान लो इधर चल रही है, एयर की स्पीड इधर है, तो इस पर क्या होगी? v इक्वल टू आर ओमेगा आ जाएगी, v इक्वल टू आर ओमेगा। तो क्या यहाँ पर स्पीड बढ़ जाएगी? तो यहाँ पर नेट स्पीड v प्लस आर ओमेगा, यानी कि स्पीड क्या हो जाएगी? यहाँ पर हवा की स्पीड बढ़ गई। और इस पॉइंट पर देखोगे तो आर ओमेगा इधर होगा, जबकि हवा की स्पीड इधर होगी, है ना, हवा की स्पीड इधर होगी। तो यहाँ पर
वी आर एयर में क्या हो जाएगी, माइनस आर ओमेगा हो जाएगी। ठीक, ये हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे हवा स्पीड कम, यहाँ पे स्पीड घट गई, और अगर यहाँ स्पीड घट गई, यहाँ पे स्पीड ज्यादा, ऐसे हवा आ रही थी, तो इसका मतलब अगर मैं बात करूं P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट की, तो देखो एक ही ऊंचाई पे मान लो इसको कि ऊंचाई इनकी सेम मान ली है ना, हाइट अगर सेम मान लें तो ध्यान दें P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, भाई मान लो किसी लेवल से सेम ऊंचाई पर है बॉल, दोनों की ऊंचाई तो समान होगी है ना, हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक, तो सोचो जब यहां पर स्पीड अगर बढ़ गई, क्या दाब घट जाएगा? अगर यहाँ स्पीड बढ़ गई तो क्या यहाँ पे दाब घट जाएगा? अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम यहाँ पे दाब घट जाएगा, है ना। तो यहाँ पे स्पीड बढ़ गई है हवा की और यहाँ पे स्पीड घट गई है, लेकिन यहाँ पे स्पीड घटने का मतलब यहाँ पे दाब बढ़ेगा, और यहाँ पे दाब बढ़ गया अगर, तो यहाँ पे दाब बढ़ने का मतलब कि यहाँ पे फोर्स P इंटू एरिया, फोर्स बढ़ गया और यहाँ पे फोर्स कम हो गया, यहाँ पे फोर्स घट गया और यहाँ पे फोर्स बढ़ गया, तो नेट फोर्स उसके ऊपर लगेगा, यानी कि सीधे ना जाकर के बॉल ऊपर उठ जाएगी, सीधे ना जाकर के बॉल ऊपर उठे हुए जाएगी ऐसे, है ना, हमने भेजी ऐसे लेकिन जाएगी ऊपर। तो ये कारण क्या है, स्विंग कराते हुए हमारे पास बर्नौली थ्योरम में इस वाली इक्वेशन से बहुत सारे सवालों के आंसर हम यहाँ पर दे पाएंगे। इस वाली इक्वेशन P प्लस रो जी एच ये वाली हाफ रो वी स्क्वायर से वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर घटना पड़ेगा, वेलोसिटी घटेगी तो प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, कारण क्योंकि दोनों का योग कांस्टेंट रहना चाहिए, इसलिए एक को बढ़ाएंगे तो एक को घटाना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर स्विंग हो जाती है ये बॉल, इसलिए स्विंग होने का मतलब सीधी नहीं जाती है, तो थोड़ी ऊपर है थोड़ी नीचे। अगर इसकी डायरेक्शन उल्टी हो जाए, अगर डायरेक्शन उल्टी हो जाए तो फिर यहाँ पे वेलोसिटी घट जाएगी, यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ जाएगी, यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा, यहाँ पे प्रेशर घट जाएगा, और फिर ये थोड़ी सी ऐसे जाकर थोड़ी नीचे जाएगी, यहाँ से ऐसे ले जा करके थोड़ी नीचे जाएगी, और यहाँ पर ऐसे ले जा करके थोड़ी ऊपर जाएगी। ठीक, समझ में आ गई इतनी बात। ऐसे ही जब अगर हम बॉल को ऐसे घुमा कर फेंका हुआ, तो ऐसे घुमा कर फेंका हुआ तो ऊपर नीचे जाती है, जिससे कि बॉलर जो बैट्समैन तो कंफ्यूज हो जाता है कि कहाँ गिरेगी, क्योंकि वो स्विंग हो रही है उससे, है ना। बर्नौली थ्योरम से पता लग रहा है कि अच्छा यार ऐसे वो फेंकते कहीं हो रहा है, गिरती कहीं हो रहे है ना। डिपेंड करेगा ऐसे घूम रही या ऐसे घूम रही। अच्छा, अगर ऐसे घूमते जाए तो ऐसे घूमते जाए पर भी बर्नौली थ्योरम की वजह से अगर वो ऐसे घूम रही है तो ऐसे घूमने की वजह से भी तो इधर जाएगी या इधर जाएगी, है ना, लेफ्ट राइट भी बदल जाता है उसका, हमने घुमाते हुए ऐसा फेंक दी, लेकिन वो या तो इधर गिरेगी या इधर गिरेगी, डिपेंड करेगा इसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि दाब किधर है। मान लो इधर दाब ज्यादा, इधर दाब कम, इधर वेलोसिटी कम, इधर वेलोसिटी ज्यादा, तो दाब इधर ज्यादा हो गया, दाब इधर कम, तो इधर जाके गिरेगी थोड़ा। और ऐसे ही अगर इधर वेलोसिटी कम है, इधर वेलोसिटी ज्यादा है, तो यहाँ दाब कम हो गया तो इधर गिरा देगी उसको। तो ऐसे स्विंग कर सकते हैं बॉल को, दैट इज कॉल्ड मैग्नेस इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड मैग्नेस इफेक्ट। तो यहाँ इसके कॉन्टेक्ट में एयर के पार्टिकल ज्यादा आएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ वेलोसिटी ज्यादा हो गई। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया मैग्नेस इफेक्ट। ठीक, दूसरा, यानी कि ये वाला भी नहीं मिट गया। दूसरा है मोशन ऑफ पिंग पोंग बॉल। पिंग पोंग बॉल क्या होती है भाई? पिंग पोंग बॉल 6 नंबर पर आते हैं। पिंग पोंग बॉल क्या होती है कि जो फव्वारा होता है, ये जो फव्वारा होता है, इससे बहुत तेजी से पानी निकलता है ऐसे, है ना। अगर यहाँ पे बॉल दे दोगे तो वो बॉल ऐसे इसके बीच में घूमती रहेगी, कारण कि जो फव्वारा निकलता है उस फव्वारे की वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, यहाँ पर वेलोसिटी ज्यादा होती है तो यहाँ दाब कम हो जाता है, और इधर क्या चारों तरफ एयर, तो वो बॉल निकल ही नहीं पाती, क्योंकि यहाँ क्या हो गया, दाब घट गया, चारों तरफ हवा का दाब ज्यादा है, तो हवा के दाब के कारण वो इसी के अंदर रहती है और एक फिक्स ऊंचाई पर ये इसके बीच में अपना वहीं पर ही वो घूमती रहती है। इसको बोलते हैं पिंग पोंग बॉल की मोशन को बर्नौली थ्योरम से एक्सप्लेन करना। फिर से बताता हूं, जैसे ही आपने इस फव्वारे से पानी निकला, पानी बहुत स्पीड से निकला, तो वहां पे वेग कम हो जाए, वेग फास्ट होने की वजह से वहां पे दाब थोड़ा सा घट जाता है उतने हिस्से में, तो उसके चारों तरफ हवा का दाब उतना ही है, तो हवा का दाब उसके कंपेयर में ज्यादा हो गया, यानी कि वहां पे दाब घट गया था, है ना। तो दाब ज्यादा हो गया चारों तरफ, तो जो बॉल होगी उसके बीच में वो वहीं पे घूमती रहती है जब इसमें से पानी ऐसा फव्वारों के रूप में निकलता है। तो इस तरीके से 5 और 6 भी हमने एक्सप्लेन कर दिया, यानी कि ये हो गया, 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 ये हो गया। तो नेक्स्ट है हमारे पास एरोफॉइल। एरोफॉइल क्या होते हैं? जो एरोप्लेन के पंख होते हैं एरोप्लेन में, तो उनको जो एरोफॉइल बोलते हैं बेसिकली। तो इसको एरोडायनेमिक सिस्टम पे वर्क करता है। एरोडायनेमिक प्रिंसिपल किसके बेसिस पर है? बर्नौली थ्योरम के प्रिंसिपल। तो एरोडायनेमिक्स जो होती है पूरी पूरी बर्नौली थ्योरम पर बेस्ड होती है, और उसमें काम यही करता है, कौन सा? P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अगर हम बात कर रहे हैं किसकी? 7 नंबर की,
तो 7 नंबर में कौन सा है? एरोफॉइल। एरोफॉइल में क्या होता है एक्चुअल में, उसके जो पंख होते हैं तो इस तरीके से इनकी डिजाइनिंग होती है कि इनके कांटेक्ट में जब हवा आती है तो यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ जाती है और यहाँ पर जो हवा की वेलोसिटी होती है, एयर की वेलोसिटी घट जाती है, जिससे कि यहाँ पे दाब बढ़ जाएगा, यहाँ पे दाब घट जाएगा। और दाब बढ़ने के कारण फोर्स क्या होता है? P इंटू ए, यानी कि फोर्स, यहाँ पर एक फोर्स लगेगा F1 मान लो ऊपर की तरफ लगने लगेगा और यहाँ पे एक फोर्स लगेगा F2 वो नीचे की तरफ, तो नेट फोर्स लगने लगेगा, F नेट लगेगा कितना? F1 माइनस F2, जिसकी डायरेक्शन किधर होगी? ऊपर की तरफ होगी नेट फोर्स, क्योंकि F1 ग्रेटर देन F2 होगा, क्योंकि यहाँ दाब ज्यादा है, F1 ग्रेटर देन F2 होगा। इस दाब के कारण जो फोर्स आया, इस फोर्स के कारण इतना फोर्स हो जाता है एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पर कि ये ऊपर उठा देता है इसको, तो इसीलिए स्पेशली डिजाइन किया जाते हैं, इसको बोलते हैं एरोफॉइल। एरोफॉइल, और ये एरोडायनेमिक्स कहलाते हैं, और जिसको हम कहते हैं कि बर्नौली प्रिंसिपल पर काम करता है। ओके, एरोडायनेमिक सिस्टम है पूरा का पूरा जो कि बर्नौली प्रिंसिपल काम करता है। उसमें जो पंख लगे होते हैं वो इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है, जिसमें कि स्पीड घटेगी तो पी बढ़ेगा और स्पीड बढ़ेगी तो पी घटेगा। यही प्रिंसिपल लगेगा बार बार। बहुत सारे क्वेश्चनों का आंसर इसके बेस पर आएंगे। तो हमारे पास इसका एरोफॉइल का आंसर आ गया। तीसरा है स्प्रेयर और एटोमाइजर, ये 8वां नंबर। 8वां नंबर ये कौन सा है? स्प्रेयर और एटोमाइजर, छिड़काव यंत्र। आपने देखा होगा नाई के पास होता है, ऐसे बालों पे स्प्रे कर देता है वो, है ना, ऐसे बालों पे स्प्रे करता है पानी का, है ना। तो कोई भी आप स्प्रेयर ऐसा यंत्र ले लेते हैं, मान लीजिएगा यहाँ पर, जैसे मैं अगर आपसे लूँ ऐसे, ये ऐसा होता है, ऐसा ले लो, और ये पानी के अंदर रहता है। तो होता क्या है बेसिकली, जब आप यहाँ पर ये नंबर कौन सा ले रहे हैं? 8 वाला। 8वें नंबर पे क्या है? स्प्रेयर और एटोमाइजर। तो इस तरीके का एक यंत्र होता है जिसमें आप दबाते हो कुछ भी। तो जब हम इसको दबाएंगे, इसको दबा देने से यहाँ से जो हवा आएगी वो हवा बाहर निकलेगी, क्योंकि उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। वेलोसिटी बढ़ेगी तो यहाँ पे क्या होगा? जब बाहर निकलेगी हवा तो यहाँ पे दाब घट जाएगा, और जैसे यहाँ दाब घटेगा तो ये पानी क्या होगा? ऊपर उठेगा। ये पानी क्या होगा? ऊपर उठेगा, और पीछे से इस पानी पर जब यह हवा टकराएगी तो उसको पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर देगी और उसको छोटे छोटे कणों के रूप में निकाल देगी बाहर। तो पानी किस कैसे उठा? कि यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ने के कारण हमने जब इसको दबाया पहले तो, है ना, एक रबड़ का एक मान लो पाइप सा होता है ना, एक सिंपल गुब्बारा सा मान लो, तो उसको दबाएंगे तो यहाँ से हवा बहुत तेज से बाहर निकलेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, जिससे कि यहाँ दाब कम हो जाएगा। दाब कम हो जाने की वजह से तो पानी ऊपर चढ़ता है ना। जब दाब कम होगा पानी ऊपर चढ़ेगा, जैसे पारा होता है, पारा अगर दाब कम होता है तो पारा जाता है 76 सेंटीमीटर हाइट तक चढ़ जाता है ना। तो वैसे ही जब दाब कम पड़ जाएगा तो ऊपर उठ जाएगा, कितना यहाँ पर दाब है उसके हिसाब से। तो ये जब यहाँ पर बाहर निकलेगा तो यहाँ पीछे से हवा आ रही तो उस पानी को पूरा का पूरा व्यस्त करके छोटे छोटे कणों में तोड़ देगा, और कणों में तोड़ करके बाहर निकलेगा। कणित्र बोल सकते हैं इसलिए इसको। और कणित्र या फिर छिड़काव यंत्र एटोमाइजर। एटोमाइजर क्यों? क्योंकि एटम के शेप, एटम के साइज के छोटे छोटे कण बना देता है वो पानी के, इसलिए उसको एटोमाइजर भी बोलते हैं। स्प्रेयर छिड़काव कर देता है ये, इसलिए आपका ये भी किस पर काम कर रहा है? इसी प्रिंसिपल पर काम कर रहा है, बर्नौली थ्योरम के। तीसरा है बुनसन बर्नर। बुनसन बर्नर क्या होता है? ये वाला नेक्स्ट हो रही है। 9th नंबर का कौन सा है? बुनसन बर्नर। 9th नंबर बुनसन बर्नर में क्या होता है भाई? यहाँ पर जो होता है, यहाँ से आप गैस होती है इसमें एक, वो गैस जब निकलती है तो ये चारों तरफ क्या होती है? एयर, है ना। और यहाँ पे यहाँ से एयर एंटर कर जाती है, इस तरह से भी एयर एंटर कर जाएगी। यहाँ पर क्या होती है? गैस। तो यहाँ एयर प्लस गैस रहती है, तो यहाँ पर फिर वो फ्लेम जलने लगती है। तो बुनसन बर्नर में क्या होगा? बेसिकली जब हम यहाँ से गैस निकालते हैं तो यहाँ पे क्या होगा? वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी, वेलोसिटी बहुत, गैस फास्ट वेलोसिटी से निकलेगी। जब यहाँ वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी तो यहाँ दाब, जब ये होगा तो इस लाइन में यहाँ पर दाब क्या होगा? घट जाएगा। दाब घट जाएगा तो हवा का दाब ज़्यादा है, तो हवा के दाब के कारण यहाँ पर ये हवा की उपस्थिति में जब ये गैस यहाँ तक पहुँच जाएगी, क्योंकि वो बिखरेगी नहीं गैस, क्यों? क्योंकि बहुत वेलोसिटी से जा रही है, तो यहाँ पर उसका दाब कम हो जाएगा, और वो दाब आपकी यहाँ तक, उस कम दाब के कारण वो सीधी चली जाएगी इसमें। और जब यहाँ सीधी चली जाएगी तो यहाँ पर आप उसे जला सकते हो। जैसे जलाओगे, हवा और प्लस गैस मिल करके हवा की उपस्थिति में वो जलने लगती है। ठीक है, तो इसको बुनसन बर्नर का प्रिंसिपल में भी यहाँ पे जो गैस निकल रही है वो भी किसके प्रिंसिपल पर निकल रही? उसी प्रिंसिपल पर निकल रही, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए बुनसन बर्नर के बाद ये तो हो चुका है। बुनसन बर्नर के बाद 10 नंबर पर है ब्लोइंग ऑफ टिन ऑफ।
टॉप्स इन विंड स्टॉर्म, तूफान में टीन की छत का उड़ जाना। तूफान जब आते हैं तो टीन की छत का उड़ जाना का मतलब क्या है, 10 नंबर वाले पॉइंट को समझते हैं कि मान लीजिएगा आपके पास ये कोई भी जो है टीन की छत वाला मकान है ना, ये यहाँ पर टीन की छत वाला मकान है और इस पर ये टीन की छत यहाँ पर है, ठीक, यहाँ पर आ गया। तो मान लीजिएगा हवा ऐसा आ रही है, ये कौन है, हवा, ये हवा आ रही, ठीक। तो ये टीन की छत है, मान लो ये टीन की छत है, टीन रूफ, या कोई भी जैसी छत है जिस तरह की झोपड़ी टाइप की होती है, तो तूफान आता है तो ऊपर की छत उड़ जाती है। कारण क्या है इसका, जब हवा आती है, बहुत तेज तूफान आ गया, तो सोचो स्पीड बढ़ गई, यहाँ पर स्पीड बढ़ गई, यहाँ बहुत तेज से स्पीड बढ़ेगी तूफान में, जो स्पीड बढ़ेगी तो यहाँ पर जो दाब होगा वो कम हो जाएगा, हवा के दाब से कम हो जाएगा, है ना, जो P होगा लेस देन P नोट हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी कम हो जाएगा, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी कम हो जाएगा। ये क्या है, P एटमॉस्फेरिक, जो वायु मंडलीय दाब है वो ऊपर की तरफ कम हो जाता है, लेकिन अंदर तो तूफान नहीं चल रहा, अंदर तो जो क्या है, अंदर तो P एटमॉस्फेरिक दाब की हवा है, P एटमॉस्फेरिक की दाब की हवा है, बाहर P नोट कम हो गया, जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना दाब बाहर कम पड़ जाएगा, और जब अंदर दाब ज्यादा हो गया और बाहर दाब कम हो गया तो ये P नोट, तो P नोट माइनस P से ये दाब ऊपर की तरफ इसको उठा लेता है। अगर एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे इसके तो इसके फोर्स लगने लगता है ऊपर की तरफ और इस छत को उड़ा देता है, इसीलिए तूफानों में टीन की छत उड़ जाती है। कारण क्या है, वही वाला कि भाई अपने P प्लस हाफ रो V स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ी तो दाब घट गया बाहर की तरफ, अंदर उतना ही रहा जो कि ज्यादा था, P नोट था, बाहर एटमॉस्फेरिक से कम हो गया, इसको उड़ा के ले जाएगा, है ना। तो सिंपल से एक्सप्लेनेशन यही होगी इसकी, है ना। इसके बाद 10 नंबर के बाद 11 नंबर कहा कि अट्रैक्शन ऑफ फोर्स बिटवीन ट्रेन या बोट, तेज गति से चलती हुई जो ट्रेनें या फिर नाव होती हैं उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स काम करने लगता है, अट्रैक्शन फोर्स काम करने लगता है। कारण कि जैसे मान लीजिए एक ट्रेन ये चल रही, एक ट्रेन ये चल रही, एक ट्रेन ये चल रही, ठीक है, ये चल रही, तो क्या होगा, इनके बीच में क्या है, एयर है, अभी तो क्या है यहाँ पे P नोट प्रेशर है, ठीक। सोचो चलते चलते हमने क्या करा, इनकी स्पीड को बढ़ गई, इनकी स्पीड बढ़ गई, तो स्पीड बढ़ने से इस हवा का प्रेशर P लेस देन P एटमॉस्फेयर रह जाएगा, एटमॉस्फेयर से कम रह जाएगा, है ना, P ATM हो गया ना, ये तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर शुरू में तो इतना ही था, जब इसकी स्पीड बढ़ा देंगे तो यहाँ की हवा अभी तो रुकी थी, मान लो यहाँ पे स्पीड क्या थी, 0 थी, यहाँ पे स्पीड 0 थी, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर थी इनके बीच में हवा, जैसे तेजी से चलेंगी तो इनके बीच में हवा क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और बाहर इधर इस तरह इधर कितना है, P नोट है प्रेशर, इधर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, P नोट मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इधर तो उतना ही प्रेशर है, तो इधर से तो दाब उतना ही लग रहा, लेकिन अंदर दाब कम हो गया, यहाँ दाब कम हो गया, तो क्या करने लगेगा, ये दाब के कारण ये आपस में ऐसे लगेगी जैसे खींच रही है, अट्रैक्ट हो रही है, तो अगर यहाँ पे कोई पेपर वेपर रखे होंगे तो उड़ के यहाँ आ जाएंगे वो, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ दाब कम है, तो दाब के कारण, कम दाब के कारण उधर दाब ज्यादा है, तो उधर दाब की वजह से इनमें अट्रैक्शन भी आता है और चीजें उड़ करके यहाँ आ जाती है कम दाब वाली जगह पर, है ना। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, इसी कंसेप्ट की वजह से हो रहा है कि यहाँ की जो हवा है, ये जो हवा है इनके बीच में, वो हवा के कारण इनमें अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा लगने लगता है, इसीलिए इनके पटड़ियों के बीच में गैप ज्यादा छोड़ा जाता है, ये कारण है, दिस इज वन ऑफ द रीजन कि पटड़ियों के बीच में गैप इतना छोड़ा जाता है कि ये आपस में अट्रैक्शन फोर्स नेग्लिजिबल हो पाए। और ऐसे ही अपने पास जब हम कोई दो बोट ले लेते हैं, मान लीजिएगा ये बोट ले ली, है ना, ये बोट ले ली, और मान लीजिएगा ये बोट है, तो इनके बीच में जब पानी पर हम बोट चलाते हैं तो हम ये बोला था कि थोड़ा गैप ज़्यादा रखें, ताकि गैप ज़्यादा रख लेंगे तो जिनके बीच में हवा है तो यहाँ पर भी P लेस देन P एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है, और इधर प्रेशर वही रहेगा अपना P एटमॉस्फेरिक, और इधर प्रेशर वही रहेगा P एटमॉस्फेरिक, तो यहाँ पर स्पीड ज़्यादा बढ़ गई तो प्रेशर यहाँ पे कम हो जाता है, स्पीड ज़्यादा बढ़ने की वजह से यहाँ पे जो स्पीड ज़्यादा बढ़ गई इनकी, तो स्पीड ज़्यादा बढ़ने से यहाँ की जो एयर है उसकी स्पीड भी ज़्यादा बढ़ेगी, होता ही है, तो यहाँ की जो एयर है उसकी स्पीड भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, स्पीड ज़्यादा बढ़ने से यहाँ पे प्रेशर घट जाता है, प्रेशर घट जाने की वजह से बाहर तो चारों बाकी इधर तो सब कुछ क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो ज़्यादा ही रहेगा क्योंकि घट गया, एटमॉस्फेरिक से कम होगा तो क्या होगा, इनमें अट्रैक्शन लगने लगता है। इसका कारण भी क्या है, अपना बर्नौली थ्योरम, ठीक है।
तो हमने जो रीजन देखे हैं ये केवल यही रीजन नहीं देखे, ऐसे बहुत सारे सवालों के आंसर आपको थ्योरेटिकली बहुत सारे मिल जाएंगे, है ना, कुछ ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे, कुछ आपको बुक्स में मिल जाएंगे। तो इस तरीके से सोचने का तरीका डेवलप करना है बर्नौली थ्योरम की हेल्प से कि P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर से बहुत सारे सवालों के आंसर दिए जा सकते हैं। और मैंने इसमें जितने भी न्यूमेरिकल वाले पोर्शन था वो पहले ही डिस्कस कर लिया था, ये थ्योरेटिकल कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ऐसे बहुत सारे मिलेंगे आपको। और इसी के साथ पूरा तरल यांत्रिकी, फ्लूइड मैकेनिक्स पूरी तरीके से यहां पर खत्म हो जाता है। अब आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इसमें कराए हुए हैं, उन्हीं को बार बार करके देख लोगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, बहुत सारी चीजें सीख जाओगे उसी में ही। तो प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी भी टॉपिक के लाइव डिस्कशन, वीडियो लेक्चर या स्टडी मटेरियल की जरूरत है तो कृपया आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 18002121 799 18002121 799।